कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो जरूर है, लेकिन कुछ होगा तो आप पहले बता दें। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आपका प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता है। और आज के प्रोग्राम में बिहार की बात होगी और बिहार में खास तौर पर मुसलमान वोटर की बात होगी। और जितनी अभी बयानबाजी चल रही है बिहार में बीजेपी और आरजेडी, तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच में, उसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटर है। अब ये बीजेपी ऐसी बॉल क्यों फेंक रही है जिस पर तेजस्वी यादव छक्का मार रहे हैं और इसमें फ़ायदा बीजेपी का क्या हो रहा है, इसकी बात भी हम लोग करेंगे आज। बयान क्या हुआ है आप जानते ही हैं ना। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर के कहा, एक सभा में तेजस्वी यादव ने मारेंगे तो कूड़ेदान में फेंक देंगे इसको। तो यहाँ से बीजेपी ने पहले कहा ये समाजवादी नहीं नमाजवादी है। फिर अगले दिन कहा गया कि ये तो मौलाना तेजस्वी यादव है। अब मौलाना तेजस्वी यादव अब कोई किसी को गाली ऐसी दो जो उसको गाली लगे, उनको तो ये मेडल लगा। उन्होंने कहा मौलाना तो बड़ा विद्वान आदमी होता है, कौन चिरकुट टाइप आदमी हमारे बारे में सब बातें दिल्ली में बैठ के हमको गाली देता रहता है। तो तेजस्वी यादव को इससे कोई नुकसान है नहीं। फिर सवाल ये बीजेपी क्यों कर रही है। तो इसके बीच में आता है ये सारा वोट का गणित, और वही सारा वोट का गणित आज हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। हमारे साथ मोहम्मद फैज खान साहब हैं, आप संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। बहुत स्वागत है खान साहब आपका। अनंत विजय जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। अनंत जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। दो बिहारी हैं और बिहार के एक्सपर्ट हैं, तो आपको अंदर की सारी कहानी बताएंगे। और चर्चा में मौलाना तेजस्वी यादव जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये बातें हुई, लेकिन जो भी सोच के बीजेपी ने ये बात शुरू की हो कि इससे पोलराइजेशन होगा, हमको फायदा होगा, वो तो आगे पता चलेगा। तेजस्वी यादव ने तो अभी से इस मामले को लपक लिया। अब नमाजवादी और मौलाना तेजस्वी के बाद तेजस्वी यादव इस बात को ले गए बिहार में जो वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इस वक्त, वो पहले भी चर्चा में था। विपक्षी दल जो है इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़े हुए हैं बिल्कुल कि आप ये काम 4 महीने पहले कर रहे हैं, पूरा नहीं आप कर सकते हैं। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि इसके बहाने बिहार में एनआरसी लागू करने की तैयारी कर रही है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार। एनआरसी का मतलब क्या है, तो सीधे मुसलमान के कान खड़े करने वाला काम है सर। तो अब उन्होंने वो एंटीना ऊपर कर दिया है। अब उन्होंने ये कहा कि ये एनआरसी है, ये जो वोटर लिस्ट का रिवीजन है, गरीब का वोट कटेगा, गरीब और ब्रैकेट में मुसलमान वोट कटेगा तो तुम्हारा राशन कार्ड से नाम कटेगा, राशन कार्ड के बाद तुम्हारा पेंशन छीनेगा। अब इतनी बातें, इतनी दूर तक इस कहानी को तेजस्वी यादव ले जा चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये समझना चाह रहा हूं कि ये बीजेपी ने ये क्यों किया, ये नमाजवादी मौलाना जिसको उन्होंने बिल्कुल लपक लिया। एक पहली बात तो सौरभ ये कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमतौर पे प्रवक्ताओं को एक लाइन दे दी जाती है, शब्द नहीं दिया जाता है। ठीक, इस केस में शब्द दिया गया था, मतलब सोची समझी रणनीति के तहत इसको फ्लोट किया गया है। अच्छा। और अलग अलग नेताओं को, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा जिन नेताओं से भी बयानबाजी कराई गई, मतलब उसको बता के बाकायदा इस लाइन को रखा गया। अब बात आ गई कि पॉलिटिकल इसका फायदा क्या है। जो पार्टी जून में पसमानदा सम्मेलन कर रही थी वो अभी इस लाइन पे अभी बीजेपी ने किया था, और बीजेपी दफ्तर में, पटना बीजेपी दफ्तर में वो हुआ था। तो अब ये क्यों आई, तो उसमें बीजेपी को ये समझ में आ रहा है कि अब क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय रह गए, तो अगर मुस्लिम यूनाइट हों उससे बीजेपी को घाटा नहीं है। मुस्लिम अगर बहुत ज़्यादा यूनाइट हो रहे हैं तो उसका जो काउंटर पोलराइजेशन की उम्मीद बीजेपी करेगी। जैसे यादव वोट तो उधर ही रहना है, लेकिन बाकी जो जातियां हैं, खासतौर पे कुर्मी कोयले की बात करें तो वहाँ पर उनके लिए बीजेपी के हिसाब से एक मैसेज है। वो ऐसा ना हो कि आरजेडी के साथ चला जाए, महागठबंधन के साथ चला जाए, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिवली इस बात की कोशिश कर रहे हैं। तो उस काउंटर पोलराइजेशन ही है इसके पीछे सिर्फ मकसद, काउंटर पोलराइजेशन, क्योंकि ऐसा ना हो कि चुनाव अलग तरह के नैरेटिव पे जाए, तो सीधे सीधे उस नैरेटिव पे बीजेपी अपने हिसाब से सेट कर रही है। बिहार में ये क्यों दुधारी तलवार जैसा है बीजेपी के लिए, इसके लिए आपको थोड़ा डेटा में जाना पड़ेगा। बिहार की आबादी के अंदर मुसलमानों का प्रतिशत लगभग सर 17-17.5% है। 14% हो जाता है यादवों का प्रतिशत। दोनों को जोड़ दीजिए तो 30% के ऊपर, मोटा मोटा 30% आप मान लें। कोर वोटर आरजेडी का तेजस्वी यादव का 30%। आगे की कहानी बताऊंगा, उससे पहले आपको मालूम है कि पिछले चुनाव में 2020 के इलेक्शन में दोनों गठबंधनों के बीच में, एनडीए और महागठबंधन के बीच में वोट में अंतर कितना था। सीट में तो 15 का अंतर था, सरकार बन गई नीतीश कुमार की। वोट में कितना अंतर था आप जानते हैं? एनडीए को वोट मिला था 37.26%,
और महागठबंधन को मिला था 37.23, 0.03% का अंतर है। वोट में अंतर है ही नहीं। और अब लीजिए कि मुसलमान और यादव वोट कितना मिलता है। तो 2020 के इलेक्शन में महागठबंधन को मुसलमानों का वोट मिला था 76% और नीतीश कुमार की गठबंधन एनडीए को मिला था सिर्फ 5%। एक तरफा 76% मुसलमानों का वोट जाता है महागठबंधन को, अपोजिशन को, और यादवों का वोट जो है वो मुसलमानों से भी ज्यादा 83% गया था। तो यादव और मुसलमान तो जो टोटल का 30% है वो तो खड़ा है पीछे इनके। और आप अब जो बीजेपी जो कोशिश कर रही है उसको और पक्का करे, भाई 2-4 जो इधर उधर गए वो भी तुम जरा पीछे ही चले जाना। तो वहां तो सैचुरेशन है ऑलरेडी। 30% के ऊपर उनको चाहिए क्या? वो 37 पर ऑलरेडी है तुम्हारे बराबर, एनडीए के बराबर। 2-5% इधर उधर हुआ और अंतर खत्म हो जाएगा सारा। अब मुझे आप ये बताइए कि अब बीजेपी ने उम्मीद छोड़ दी है मुस्लिम वोट की? फिर ये पासमानदा सम्मेलन, महासम्मेलन किस लिए? देखिए, बीजेपी ने उम्मीद छोड़ी ऐसी बात नहीं है। और बीजेपी की शुरू से जो राजनीति रही है, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक मेरा जो फ्री एनालिसिस है वो मुसलमानों का वोट साधने के लिए उनका तुष्टीकरण किया जाए, ये राजनीति कभी भी बीजेपी की नहीं रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सारी योजनाओं में दिखाई भी देता है। वो आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को प्रतिशत से ज़्यादा लाभ मिला है। मैं यहाँ पर जो मौलाना शब्द कहा गया है ना, इसको मैं किस नज़रिए से देख रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ। इसके पहले भी मुल्ला मुलायम शब्द कहा जा चुका है। यानी कि ये लोग, आपने जो तस्वीर भी लगा के यहाँ पर रखी है, मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश जी या फिर तेजस्वी जी, लालू जी, मुसलमानों का इतना तुष्टीकरण करते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं, टोपी लगा लेते हैं, इफ्तार पार्टी में बैठ जाते हैं। इतना तुष्टीकरण करते हैं, इतना तुष्टीकरण करते हैं कि मुसलमान कुछ सोचने समझने लायक नहीं रहता है। ये उस पर व्यंग है। मौलाना मुलायम तमगा नहीं है या मौलाना तेजस्वी उनको गिफ्ट नहीं है, कोई टाइटल नहीं है। ये उन पर करारा व्यंग है कि मुसलमानों कैसा व्यंग है जो जिस पर किया गया ना उसको बुरा लग रहा है, जिसके बहाने किया गया मतलब मुसलमान को ना उसको बुरा लग रहा है। ठीक है, आप तो धकेल रहे हो मुसलमान को और उनकी तरफ। वैसे भी लड़ाई बीजेपी और इनकी नहीं है मुसलमानों को लेकर। मुसलमानों को लेकर जो है राष्ट्रीय जनता दल और एमआईएम में लड़ाई है। आप इस बात को समझिए। ये लोग मुसलमान को एक वोट बैंक समझते हैं, बीजेपी किसी को वोट बैंक नहीं समझती है। संघ परिवार की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है और बीजेपी उसी संघ परिवार से आई है। जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भाव्यतु सेवायाम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यहाँ की ये विचारधारा है। वोट बैंक ये लोग समझते हैं, खींचातानी इनमें है। बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसके बहाने हिंदुओं में या बाकी जातियों में पोलराइजेशन नहीं चाहती बीजेपी। देखिए, मैं अभी आपने कहा मैं फ्री एनालिसिस कर रहा हूं। फ्री एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। संघ परिवार एक आदर्श संस्था है और बहुत सारे अनुषांगिक संगठन भी हैं। उनमें एकमात्र राजनीतिक संगठन है। एबीवीपी भी राजनीतिक संगठन नहीं है, विद्यार्थियों का संगठन, एकमात्र राजनीतिक संगठन। तो राजनीतिक संगठन की जो मर्यादाएं होंगी, जो आवश्यकताएं होंगी, बीजेपी उसका पालन करती है। इतनी सी बात है। क्लियर कर दिया आपने। ये कैविएट आप पहले लगा देते कि बीजेपी वही कर रही है जो उसको करना है। अब सर, इसका फायदा किसको है? आपने एक प्रश्न पूछा सौरभ जी कि बीजेपी को अब उम्मीद नहीं है मुसलमान। बीजेपी को कब उम्मीद रहती है मुसलमान वोटों की? ये जो पासमानदा समाज, कुछ राजनीति में कुछ काम दिखाने के लिए भी करने पड़ते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। कुछ चीज़ें तो इतने चुनाव दर चुनाव हो गए 2014 के बाद, मुसलमानों ने कभी बीजेपी को वोट दिया क्या? बीजेपी की उम्मीद कभी मुसलमानों से रही क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। लेकिन इस तरह के सम्मेलन इसलिए भी आवश्यक है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आप ये संदेश नहीं दे सकते कि हम मौलाना मोदी हो गए, है ना। तो आपको सबको साथ लेके चलने का एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलती है पार्टी। लेकिन जो देवेंद्र जी कह रहे थे कि बिहार में 30-31% MY समीकरण बनता है, बाकी फिर 70% तो वही है ना, चाहे उसमें लव कुश से लेके
जो राजपूतों का या जितना भी बाकी ईसीबी के वोट्स हैं उनको भी तो ध्यान में रखने का प्रयास, या मुसलमान वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक पेच ये फंस रहा है कि नीतीश कुमार को कुछ मुसलमान जो कटिहार के इलाके के हों या किशनगंज के सीमांचल इलाके के हों, जहां से पिछली बार एमआईएम के 5 या 4 विधायक जीत गए, 5 विधायक जीत गए थे, तो उन सब को भी तो एक संदेश है ना, इससे 5% मिला ना। नीतीश कुमार जो 5% मिला एनडीए को 2020 में, वो किसको मिला? आप खुद ही कह रहे बीजेपी को तो मिला नहीं, बीजेपी को तो मैं मान के नहीं चलता। तो वो नीतीश कुमार का ही 5% था। 5% जो नीतीश कुमार को है, ये मौलाना तेजस्वी से उनको फर्क पड़ सकता है ना। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी को जो अपना वोट बैंक है वो ईसीबी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट, और जो जिस प्रकार से हम कहें कि जो कुछ दलित, महादलित, ये सब वोट जो है ना, ये बीजेपी के साथ है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि यादव अब उसी पोजीशन में है बिहार में जिस पोजीशन में किसी जमाने में भूमिहार हुआ करते। मैं आपको कुर्मी, कोयरी, ब्राह्मणों का भी बता दूं। हाँ, अगर काउंटर पोलराइजेशन ही प्रयास है तो वो क्यों आवश्यक है, ये भी बता देता हूं। कोयरी कुर्मी मिलाकर के 7% वोट है, और ब्राह्मण वोट जो है, ब्राह्मण वोट का मैं आपको भी बताता हूं फैक्टर। कुर्मी कोयरी का कुर्मी वोट जो था 81% एनडीए को मिला है, सैचुरेटेड है। इसमें क्या जोड़ लेंगे आप? कोयरी वोट में है डिवीजन थोड़ा, 51% एनडीए को मिला है। ठीक है, मतलब ये वोट है, एनडीए का वोट ऑलरेडी है ये। और अगर आप ब्राह्मणों की बात करेंगे तो ब्राह्मणों का 2020 में जो वोट आया था वो लगभग 3.5% आबादी ब्राह्मणों की है, और इनका 52% एनडीए को मिला था। कुछ कांग्रेस को मिला होगा, क्योंकि कांग्रेस से कुछ सवर्ण लोग जीते थे। बाय एंड लार्ज ये बीजेपी है। हाँ, कुछ जैसे मुंगेर में एक जमालपुर विधानसभा है, वहां से भूमिहार एक जीते थे, भागलपुर से एक भूमिहार जीते थे। तो ये वोटिंग परसेंटेज पे बहुत फर्क नहीं पड़ता बिहार में। अब जैसे ब्राह्मण 3.5% ही है, लेकिन वो वोट इन्फ्लुएंस कितना कर पाते हैं, ये भी बिहार में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राजपूतों का बहुत प्रभाव है बिहार में, भूमिहारों का बहुत प्रभाव, यादवों का बहुत प्रभाव है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पोलराइजेशन करने का ही एकमात्र उद्देश्य है। अदरवाइज सुधांशु जी जैसा सधा हुआ प्रवक्ता, जैसे देवेंद्र जी कह रहे हैं कि उनको ये शब्द भी दिए गए होंगे, अवश्य दिए, नमाजवादी बोला उन्होंने, और ये बहुत सोच समझकर, बहुत सुचिंतित, सुविचारित, योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी पे ये चिपकाने का प्रयास किया। अब इसमें मुस्लिम वोट के और बहुत दावेदार हैं। खैर, तेजस्वी यादव इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? उन्हें एक पार्टी का नाम उन्होंने लिया, एआईएमआईएम का। ओवैसी साहब को पिछले चुनाव में 11% मुस्लिम वोट मिला था, 5 सीट जीत गए थे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसको गठबंधन में वो सीटें मिले जहां मुस्लिम आबादी हो। वो मुस्लिम वोट की एक कंटेंडर है। प्रशांत किशोर इस बार चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने तो ये घोषित कर रखा है कि मैं 40 सीटें दूंगा मुसलमानों को। तो मुसलमान वोट इस बार बट भी सकता है, ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये कि ये जब एनआरसी तक ले गए इसको तेजस्वी यादव, ये बैकफायर तो नहीं करेगा? तेजस्वी यादव के लिए इसमें बहुत एक्सट्रीम जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ये वोट आपके पास है। अब बिहार में पॉकेट के हिसाब से देखें तो कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, ये वो पॉकेट हैं जहाँ पे मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है। जैसे किशनगंज में तो 68% तक है। लेकिन शायद तेजस्वी को ये समझ में आ रहा है कि पिछली बार जैसे विधानसभा चुनाव में कम से कम 10% के आसपास एमआईएम को मिल गया था वोट, लोकसभा चुनाव में हालांकि वो नहीं रहा। लोकसभा में 84 से 85% महागठबंधन को मिला था वोट, मुस्लिम वोटों का, ये अनुमान लगाया जाता है लगभग। तो उस कंडीशन में उनके सामने एक चिंता ये थी कि ऐसा ना हो कि इस बार भी एक तो उस तरह का विभाजन हो जाए। दूसरा, जो कार्यक्रम इधर से चले वक्फ को लेके, इधर का मतलब बीजेपी जेडीयू जो चला रही थी सौरभ, उसके पीछे इनकी रणनीति ये थी कि बिहार के मुस्लिम वोटर्स को अगर आप उठा के देखें तो उसमें लगभग 70 से 80% पसमानदा, बाकी अशरफ। तो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश किया जा रहा था एनडीए के द्वारा, खासतौर पे जेडीयू एलजेपी के द्वारा बहुत ज़्यादा। बीजेपी भी उसको हवा दे रही थी कि सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के तहत अशरफों का फ़ायदा हुआ, पसमानदा का तो कुछ हुआ नहीं। दूसरी चीज़, जो जातीय जनगणना कराई जा रही है उसको भी मुसलमानों के अंदर ये देने की चीज़ थी कि देखिए पसमानदा इतना बड़ा ब्रैकेट है और सारा मज़ा अशरफों को मिला, मुसलमान के उनकी जो बड़ी आबादी है उनको मिला। लेकिन चुनाव आते आते उनको ये समझ में आ गया है कि ये सब नैरेटिव कहने की बातें होती है 6-8 महीना पहले। जब चुनाव में 2-3 महीने बच जाए तो आपको अपने ग्राउंड पे आना होता है। वो अपने ग्राउंड पे आ गए।
अच्छा, दिखाने वाले दांत अब खुले हैं। अब अब बंद हो, दिखाने वाले बंद हो गए, अब खाने वाले ये शुरू तो हो गए। मर्यादाएं और आवश्यकताएं हैं। मैंने कहा ना भाई, उसमें गलत क्या है? राजनीतिक दलों की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और अपनी मर्यादाएं भी होती है, लेकिन अधिक मर्यादित भारतीय जनता पार्टी है। ये बाकी पार्टियां मर्यादाएं लांघ देती हैं। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि ये एक सभ्य चर्चा यहां पर हो रही है, लेकिन भाजपा ने कभी मर्यादा लांघी नहीं है। आवश्यकता के अनुरूप काम किया, करना भी चाहिए। आपके जो वोटर्स हैं, जो आपको वोट देते हैं, आप उनके लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, बोलना भी चाहिए उनके लिए। चलिए कुछ वो घोषणाएं बहस फिर करनी फिर चाहिए। किसी और दिन की, किसने कितनी मर्यादा रखी। अब सवाल क्योंकि मुस्लिम वोट का है, आपको कम्युनिटी में ये ऐसा दिखाई देता है क्या कि अब कांग्रेस के साथ ही चलना है या बीजेपी के खिलाफ जो भी गठबंधन या जो भी दल बड़ा दिखे उसी के साथ चलना है? तो फिर इसमें एमआईएम जैसे छोटे दल या प्रशांत किशोर अगर कोई कोशिश करते हैं तो ये लोग कैसे फिट होते हैं? मैं मुस्लिम साइकी समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। एक समय ये था कि मुसलमान कांग्रेस को ही अपना शुभचिंतक मानता था, हितचिंतक मानता था, और एक तरफा वोट वहां पर जाते थे। उसके बाद जब से इन लोगों ने टोपी, मतलब मुल्ला का लक़ब हासिल किया और मुल्ला अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित समझने लगे, जबकि वो व्यंग्य था, फिर कह रहा हूँ, तो कुछ मुसलमान समाजवादी, कुछ लालू प्रसाद यादव जी की तरफ आया, कुछ नीतीश जी की तरफ भी गया, कुछ अरविंद केजरीवाल ने भी कैप्चर किया। लेकिन अब मुसलमान बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। ये एक आम जो चर्चा होती है, ये चर्चा चर्चा अंदर होती है, कमरे में बैठकर होती है कि बीजेपी ने फायदा जो दिया है, मतलब जो सरकारी योजना है उसमें भेदभाव नहीं किया। और बार बार बात होती है भाई गुलाम अली खटाना जी को तो राज्यसभा में भेजा ही है ना। हम ये नहीं कहते कि टिकट देना चाहिए बीजेपी को, आई एम एग्री विद दिस। बिल्कुल बीजेपी को चाहिए कि मुसलमानों को टिकट दे, लेकिन सूफड़ा साफ कर दिया ऐसा भी नहीं है। हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल हैं, बीजेपी की विचारधारा ने उनको लाया। गुलाम अली खटाना साहब हैं जो कि राज्यसभा जम्मू कश्मीर से हैं, और फिर उनको विदेश भी भेजा गया है। और बीजेपी ने एक बहुत अच्छी बात ये 20 मिनट है, आप दो के अलावा तीसरा नाम भी ढूंढ लो। देखिए मैं बता रहा हूं सबसे धुर विरोधी किसे कहा था? एमआईएम के ओवैसी साहब, उन्हें डेलीगेशन में भेजा। ठीक है, फर्रुखाबाद के जो है, क्या नाम है मुझे नहीं, लेकिन इस तरफ में बहुत दम नहीं है सर। इस बात से ना कि ऐसा भेज के एहसान थोड़ी किया था, आपको जरूरत थी सरकार को ऐसे नैरेटिव इसलिए भेजा था। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे मुसलमानों के लिए कुछ बहुत अच्छा। और आज ना यानी कि भेज दिया अगर तो भाई कोई एहसान नहीं किया, नहीं भेजता तो सांप्रदायिक हो जाते। चक्रक दोष हो मैं कह रहा हूं आज हमारा जो टॉपिक है ना, मतलब वो विषय नहीं है आज का। ये बीजेपी और मुसलमान विषय नहीं है, विषय है कि मुसलमान, ये टोपी पहना के हाँ, विषय इनका ही है। आज विषय इनका है, तो मुसलमान तो विषय है ना, मुसलमान है, क्योंकि बीजेपी स्टेक होल्डर नहीं है ना, ये तो क्लियर है। चुनाव में तो स्टेक होल्डर नहीं है ना मुस्लिम वोट की बीजेपी। 5% वोट मिला है, अभी आपने खुद बताया, वो बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? अब आप मौलाना कह रहे हैं, नमाजवादी कह रहे हैं उसको, आप कह रहे हैं वोट बढ़ेगा, व्यंग कर रहे हैं। सौरभ जी, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हैं, बहुत आशावादी हैं, लेकिन इन्हीं के संगठन के एक व्यक्ति यहीं बैठ के जाग चुके हैं हम ही लोग की चर्चा में कि हमारे संगठन से भी वोट कम ही लोग देते बीजेपी को। हाँ, तो वो मतलब मैं तो आपके संगठन की बात कर रहा था, पता नहीं किसने कहा। वो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप कितनी भी कुछ कर लो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं बिहार में जी, क्या मुसलमानों को कोई विकल्प किसी और में दिखाई देता है? तेजस्वी यादव को इसीलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? तेजस्वी यादव को मुसलमानों के बीच इसलिए मेहनत करनी पड़ रही है सौरभ जी की जिस प्रकार से पीके यानी प्रशांत किशोर मुसलमानों के बीच जा रहे हैं और मुसलमानों की सभा में, मोहल्ले में, जहां उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वहां बैठ के वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तुम्हारे वोटों की ठेकेदारी की है उन्होंने तुम्हें गरीब रखा। आप उनके वीडियोस देखिए, जो वो यात्रा उन्होंने निकाली है, बहुत सारे मुस्लिम बहुल इलाकों में गए हैं। तो केजरीवाल भी जब दिल्ली में आए थे तो सब लोग एक बार तो प्रभावित हो ही गए थे ना कि बात तो पीके बहुत अच्छी कर रहे हैं, अब उसका असर कितना होगा। लेकिन आप जो ये बार बार तेजस्वी की नाम ले रहे हैं ना, तेजस्वी जी को मुसलमानों को डरा के भी रखना है, क्योंकि जब तक डरेंगे नहीं तब तक घिरेंगे नहीं। उनको डरा के, और अभी सिर्फ एनआरसी का नाम लिया है, अभी तो वोटर लिस्ट को कागज दिखाने से जोड़ा जाएगा। आप देखना, अभी थोड़े दिनों में हम लोग यही चर्चा बोल तो रहे हैं कि कागज दिखाना पड़ेगा। कागज कहां से लाओगे? तो फिर ये चर्चा कागज दिखाने तक ही जाएगा।
तो मुस्लिम वोटरों को, मुसलमानों को डराने का प्रयास किया जा रहा है कि एक बार, और इस बार तो बिहार में एक सटल तरीके से ये भी कहा जा रहा है ना कि इस बार बीजेपी का सीएम होगा, जो विरोधी दल की तरफ से बताया जा रहा है। तो इसलिए मुसलमानों को और डराने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई अभी तक तो नीतीश बाबू थे, नीतीश बाबू थोड़े सॉफ्ट चेहरा थे, लेकिन अब तो बीजेपी का कोई आ जाएगा। तो तेजस्वी जी को एक खतरा प्रशांत किशोर से, और दूसरा उनको लगता है कि अगर कन्हैया कुमार वहां चला गया, जो कि मोटे तौर पे चला गया, हालांकि कन्हैया ने कल बोल दिया कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के बाकी लोग इस पक्ष में हैं कि हम तेजस्वी से बहुत हार्ड बार्गेन करें, और जिन इलाकों में हम दूसरे या तीसरे नंबर पे रहे वहां हम अपना स्टेक क्लेम। एक बार पीके की बात हम लोग पूरी कर लेते हैं। मैंने बताया आपको, उन्होंने कहा मैं 40 मुस्लिम कैंडिडेट जो है इस बार उतारूंगा, और आरजेडी और कांग्रेस का प्रचार इनको लेके है कि जो ओवैसी को लेके भी होता है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो वोट काटने वाले लोग हैं। इसके बावजूद ओवैसी वोट तो लेने लगे, बिहार में तो अच्छा खासा उन्होंने वोट ले ही लिया। प्रशांत किशोर में आपको वो पोटेंशियल मुस्लिम वोट के लिहाज से ही कहीं कोई दिखाई देता है क्या, 1-2% भी? मुस्लिम वोट तो इस लिहाज से ही वोट करेगा कि एनडीए को कौन हरा रहा है। नेचुरली अगर उस नैरेटिव में आरजेडी को चैंपियन है एकदम, और आरजेडी के हिसाब से अगर देखें तो मुस्लिम वोट को लेकर सौरभ, मतलब कभी कोई ऐसा दिखाई नहीं आरजेडी के किसी भी पॉलिटिक्स में खराब से खराब समय में नीतीश कुमार कुछ फीसदी बस वोट लेके आ पाए थे, उस दरमियान भी बहुत मामले 10 में ही ले पाए। लेकिन आरजेडी का वोट बैंक और मुसलमानों के साथ उनका अफेक्शन तो एकदम से कमाल कर रहा है। और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल किया, उसी लीगेसी को आगे बढ़ाया। तेजस्वी के सामने भी ये भी मुसीबत थी कि अगर इतना एग्रेसिव नहीं होते तो उनके अपने वोटर्स में भी खराब मैसेज आता। ये तेजस्वी को बहुत सूट नहीं कर रहा होगा, स्पीच पे लेके आना उनको बहुत सूट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुस्लिम यादव के अलावा आप तीसरा कोई एक चंक लेके आओ, सरकार तभी बननी है। जब तक आप वो काम नहीं कर पाएंगे तब तक सरकार नहीं बन सकती। मतलब मुस्लिम यादव के अलावा जिसमें कुशवाहा पे बहुत ज़्यादा फोकस था, इस तरह की पॉलिटिक्स में इस तरह के जवाब में उसकी संभावनाएं कम होती हैं। आपको क्या लगता है मुस्लिम वोट डिवाइड हो सकता है बिटवीन, मतलब आरजेडी कांग्रेस को एक मान ले तो ये एमआईएम पीके? अभी एमआईएम की तो एक तो बात चल रही है कि वो उन्होंने ऑफर दे ही दिया कि भाई मैं तो अभी भी गठबंधन को लेकर तैयार हूँ। वो तो कह रहे हैं हम तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। उसके पहले उन्होंने बोला कि भाई हम रखो वरना गिरबान में हाथ पकड़ेंगे। उसके पीछे मैसेज यही है कि उनके ऊपर जो आरोप लग जाता है कि आप वोट काटने के लिए आ रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करें। और जहां पर मुस्लिम, जैसे 30 सीटें ऐसी है सौरभ लगभग बिहार में जहां पर मुस्लिम ही डिसीजिव फैक्टर हैं, वो तय करेंगे कि किसको जीतना है। वो एक तरफा अपना जिता सकते हैं। उन सीटों पे जैसे ओवैसी को कहाँ सफलता हासिल होती, किशनगंज। तो जहां मुस्लिम को एकदम से समझ में आ जाए कि हम अपने दम पे जीता देंगे, वहां ओवैसी को प्रेफर करेंगे। सीमांचल के 4 जिलों में वहां ओवैसी को प्रेफर करेंगे। स्टेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे पैन स्टेट, तो उसमें आरजेडी, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो देवेंद्र जी कह रहे थे ना कि उनके लिए, तेजस्वी के लिए इस पिच पर आना मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखें तो तेजस्वी वापस लालू जी की पिच पे ही जाना चाह रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने अगड़ों को जोड़ने की बात की, बड़ा सौम्य चेहरा एक दिखाने का प्रयास किया कि आएंगे तो नौकरी दे देंगे, विकास कर, ये सब बातें करते थे। अब इस बार तेजस्वी की अगर आप भाषणों को सुने तो वो स्पष्ट रूप से लालू वाले उसमें जाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लालू जी ने आपको आवाज दी थी, किनको आवाज दी थी, अब वो लालू जी के जमाने की बात कर रहे हैं। वो उन वोटरों को लुभाने की बात कर रहे हैं जो 50+ है। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव युवाओं को टारगेट कर रहे थे, लेकिन जब पिछली बार उनको सफलता नहीं मिली तो अब उनको लग रहा है कि ये लालू जी वाला जो फॉर्मूला था वही अच्छा है। लाठी में तेल पिलाना ही पड़ेगा आरजेडी को, लालटेन में किरासन डालना ही पड़ेगा आरजेडी को, अगड़ा पिछड़ा करना पड़ेगा, अगड़ा पिछड़ा भी करना पड़ेगा। और लालू जी के जो पुराने सपोर्टर्स थे उनको कि आपको आवाज दिया, आपको समाज के सामने तनकर खड़े होने की हिम्मत दी, आपको अगड़ों के दरवाजे पर जाके उनके सामने तन के कुर्सी पर बैठने का की सलाहियत दी, ये सारी चीजें अब तेजस्वी के भाषण में आपको दिखाई देंगी। तो नहीं, वो वोटर यादव के अलावा कहाँ है? नहीं, वो ये टब दलित भी हो सकते हैं ना, जो ये थोड़ा दूसरे चंक को अपने तरफ लाने की बात कर रहे हैं। आप याद करिए लालू जी का जमाना, राजबाला वर्मा पटना की डीएम हुआ करती थी और बोरिंग लगा लगा के दलितों के बाल धोया करती थी और बाल कटवाया करती थी, और लालू जी उसको मतलब शोकेस किया करते थे। तो उनको बस यही दिमाग में चल रहा है कि किस प्रकार मुस्लिम यादव के साथ +5 ग्राम हमको चाहिए।
क्योंकि आंकड़े तो आपने अभी बताए ही हैं कि मतलब 0.03% का फर्क है। और ये कोई ऐसा नहीं है, कोई भी एक बटखरा जो 5 ग्राम का होगा या 3 ग्राम का होगा, वो थोड़ा सा इधर हुआ तो खेल पलट सकता है। तो पूरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रही है कि हम 5 ग्राम को अपने तरफ लाएं, और बीजेपी को लग रहा है कि हम यादवों में सेंध लगाने का प्रयास करें। आने वाले दिनों में आपको इसका खुलासा होगा कि क्या क्या होने वाला है। चल रहे हैं इसके प्रयास, चल रहे हैं, प्रयास भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं। तेज प्रताप जी भी हो सकता है अपनी पार्टी बना ले, मतलब कुछ भी संभव है अभी। ये मतलब सेंधमारी बीजेपी की तरफ से भी होने की कोशिश है। प्रयास एक तो सेकंड इस पर इनका कमेंट लेके फिर मैं आता इन्होंने कहा ना कि मर्यादा और राजनीति की जो है वो मर्यादा और आवश्यकता हाँ। तो वो बीजेपी की है भाई। मर्यादा भी, मर्यादित पार्टी भी है बीजेपी। जब चुनाव के जितना नजदीक जाते हैं फिर आवश्यकता बस काम करने लगते हैं। ये यादवों वाली जो बात इन्होंने कही कि उसमें है बीजेपी को कोई बहुत कुछ उसमें कर रहा होगा लोग, बहुत कुछ हासिल हो जाएगा ऐसा है नहीं, कोशिश तो रहती ही रहती है। जैसे बहुत एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, पहले भी देखे नेता के तौर पे नित्यानंद राय, उनसे पहले नंदकिशोर यादव, ये सारा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और वहाँ पे यार के यादवों के लिए लालू प्रसाद यादव भगवान की तरह। ये सिर्फ एक ही बार टूटा है सौरभ, 2014 के लोकसभा चुनाव में। वहाँ पर बहुत सारे यादव नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट किए थे। बहुत सारे यादव तो कहते हुए मिलते थे कि हमारे घर की महिलाएं और हमारी बेटियां सुन नहीं रही हैं, वो मोदी के पक्ष में फुल छाप कह रही हैं वोट देने को, ये पीड़ा बताते थे वो। इसके अलावा किसी भी चुनाव में अगर आप देखें तो इसमें कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। और इसका एक दूसरा फायदा सौरभ बीजेपी को ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर यादव करने की कोशिश कीजिएगा तो जो एंटी यादव ओबीसी वोट है वो आपसे फिर चिटकेगा, क्योंकि वहाँ उनके लिए सामंत यादव हैं, फॉरवर्ड नहीं, मतलब राजपूत भूमियार ब्राह्मण वो नहीं है। वो जो एंटी यादव ओबीसी का बहुत बड़ा चंक है और उसमें अति पिछड़ा वगैरह सबको अगर आप जोड़ लीजिए, उसमें से कोई ऐसा वर्ग है क्या जो इस बात से निराश हो रहा हो कि अब शायद नीतीश कुमार ढलान पर हैं या बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा? मतलब किसी को कोई आशंका ऐसी कोई किसी वर्ग को हो सकती है क्या? वो जैसे उसमें चिंता जो थी वो ये थी कि ऐसा ना हो कि कोयरी वोटर्स के अंदर ये मैसेज चला जाए। और पिछले लोकसभा चुनाव में वो गया भी, कई सारे पॉकेट्स में कम वोट मिले हैं बीजेपी को, एनडीए को, तो वो एक चिंता ज़रूर है इनकी। और यही स्ट्रेटजी आरजेडी की कहा यह जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कास्ट के लोगों को वोट करेंगे। और वहाँ पे इनके अंदर एक कंसर्न है कि भाई वो नहीं होना चाहिए, अगर वो हुआ तो फिर एनडीए के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी राजनीतिक तौर पे। तो ये एकदम से कोशिश करेंगे कि उसकी सेंधमारी ना हो पाए, अपना कुनबा हम बचा के रखें। आरजेडी की पूरी रणनीति रहेगी कि उसमें आप जाएं, और इस तस्वीर के आने के मतलब इस लाइन पे जाने के बाद उस स्ट्रेटजी को चोट पहुँचती है। वहाँ पे फिर आप धर्म के आधार पे पोलराइज होने का मौका देता है। हालांकि बिहार यूपी की तुलना में वैसा पोलराइज होने वाला स्टेट नहीं है, फिर भी फर्क तो पड़ता ही है अभी के समय में। लेकिन अगर आप वैसे अगर एक पूरे देश की अगर हम बात करें, बिहार तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, मुस्लिम वोट के दावेदार कितने, मतलब लुभाने वाले कितने? हर पार्टी लुभा रही है इस वक्त। कांग्रेस पार्टी की अगर आप ले ले, बीजेपी आरोप भी लगाती है और मैं तो कुछ सच्चाई भी इसमें देखता हूं कि प्रियंका गांधी गाजा पर ही क्यों ट्वीट करती हैं, ईरान बैग क्यों लटकाती हैं, हाँ स्लिंग बैग लेकर के पार्लियामेंट में जाना, ईरान की बात अभी करना कि आपको पक्ष लेना चाहिए था, ईरान का पक्ष लेना चाहिए, ये सब सिंबॉलिक हो भली बात है। आप तो लेकिन आप बिल्कुल खुलकर साइड ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी करती है ये। प्रशांत ये ओवैसी कह रहे हैं कि हम दरी बिछाने वाले नहीं हैं, गुलामी में और हिस्सेदारी में फ़र्क होता है, तो हमें इस बार हिस्सेदारी चाहिए। अब वो इस शर्त पर आना चाहते हैं गठबंधन वालों के साथ, गठबंधन वाले उनको गले लगाना नहीं चाहते। ज़्यादा सीट मांग रहे हैं ना वो। बिहार में 20 सीट वो मांगेंगे तो गठबंधन वाले दे नहीं सकते, वहाँ गठबंधन वाले अपने दम पे लड़ेंगे तो वही 1 2 3 4 बस, उससे ज़्यादा मिलनी नहीं है। तो उस पर इसलिए समझौता नहीं करें। 20 सीट इनको कैसे दे दे? 20 सीट यानी कि वो 10-12 तो निकाल ही लेंगे। मुस्लिम अट्रैक्शन क्या है वैसे, ये मुझे बताइए। वोट तो मिला बिहार में ना पिछली बार उनको। हाँ। नौजवानों में ज़्यादा अट्रैक्शन है। हाँ नहीं, थोड़ा मुसलमानों में जो शिक्षा की कमी है उसके कारण वो आकर्षित हो जाते हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हाँ मैं खाता हूँ गोमांस, राम जी की माता कहाँ का, ये सब अपशब्द उनकी तरफ से। हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको अनएडिटेड चलाइए। आपने शुरू में दिखाया ना कि जिम्मेदारी वक्ता की होगी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए तो आप इसको चलाइए। तो ये चूंकि मुसलमानों में शिक्षा की कमी है तो ये सब चीज़ें आकर्षित कर जाती हैं। कभी वो मुसलमानों के प्रगतिशील जितने मुद्दे हैं उसका वो विरोध करेंगे। आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम का अंग नहीं था।
ये मोदी जी ने लाया, इसका विरोध ओवैसी जी ने किया। ये एक प्रगतिशील मुद्दा था, 370-35 से एक प्रगतिशील मुद्दा था। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, सबसे बड़ी बात, ये मुसलमानों के लिए एक बहुत प्रगतिशील बात थी, इसका भी ये विरोध कर रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल मुसलमान तो साथ आ रहा है और बीजेपी की पॉलिसीज को समझ रहा है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट खुद कह रही है कि मुसलमानों में शिक्षा की सबसे अभी कमी जो है। अभी तो जो ये ओवैसी को सर अभी आकर्षित हो जाता है। आपने कहा अशिक्षित मुसलमान ओवैसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। अभी ये जो पटना में गांधी मैदान में सभा हुई है वक्फ को लेकर के, यहीं से शुरुआत हुई सब ना, तेजस्वी यादव यहीं बोले। अभी दावा आप जो सुन रहे हैं, कितने मुसलमानों को लाने का है वहां पे? 15 लाख, मुझे नहीं मालूम गलत है या सही है। इमारत शरिया नाम के संगठन ने ये काम किया है, उन्होंने वो बुलाया था, आपको शायद इसके बारे में जानकारी हो। और मतलब ये जो जानकारी मुझे दी गई है उसके मुताबिक तो ये कि ये बैठक बुलाने से, सभा बुलाने से पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव से इस संगठन के लोगों की मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद ये कॉल दी गई, इस तारीख को यहाँ आना है। 14-15 लाख जितने बता रहे हैं लोग वहाँ आए। और ये संगठन कितना इन्फ्लुएंशियल है बिहार में, एक लाइन में आपको बताऊंगा केवल, कि ईद के चांद की पुष्टि के लिए बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लोग इस संस्था के द्वारा जो बताया जाता है उस पर भरोसा करते हैं। इतनी इन्फ्लुएंशियल है और वो इस तरफ खड़ी हुई है और वहाँ वक्फ को कूड़ेदान में डाल देंगे, किनारे लग रहे हैं। देखिए वो एक, मैं बस 30 सेकंड लूँगा। ये एक सामान्य सी बात है, हर प्रदेश में, हर जगह में एक संस्था होती है जो ईद के चांद की घोषणा करती है, मुसलमान आस्था के आधार पर उसे मानते हैं। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, छत्तीसगढ़ में भी संस्थाएं हैं जो घोषणा करती है, उसे माना जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्होंने ऐसा कर दिया तो ये हो गया। अब रही बात ओवैसी की, मैं पहले कह चुका हूँ। और आपने जो बात कही कि जब 1996 में बताऊं, अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे 1996 में, मुस्लिम मोहल्लों में ये भय का माहौल बनाया गया था कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा, प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। अभी भी वो काम बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जैसा कहा ना कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है, तुम्हारी नागरिकता छीनी जा सकती है, तुम्हें कागज दिखाना पड़ सकता है। तो ये भय की राजनीति ये लोग लगातार कर रहे हैं। फैसला में 15 लाख लोग कौन थे जो वक्फ के नाम पर पहुंच गए? मैं बता रहा हूँ सर, बस प्लीज, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। इस शो का यही खूबसूरती है। इस सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे इंटेलेक्चुअल मुस्लिम हुआ है ना, वो अल्लामा इकबाल था। उससे पढ़ा लिखा कोई नहीं हुआ। और डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया उसका टॉपिक था। जो मेटाफिजिक्स पढ़ेगा ना तत्वमीमांसा, वो ईश्वर आत्मा जगत को, जनरली ईश्वर और आत्मा की बात को वो नहीं मानता है। वो एक नास्तिक व्यक्ति था मेरे हिसाब से, मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसने धर्म की ऐसी राजनीति खेली कि पाकिस्तान का कंसेप्ट भी दे दिया। हालांकि बना नहीं पाया, 1938 में मर गया। उसका फायदा जिन्ना को मिला। जिन्ना भी बहुत इंटेलेक्चुअल था। तो वो जो 15 लाख लोग थे ना, ये इकबाल और जिन्ना की विचारधारा के कुछ 2-4 लोग वहां पर मंच पर बैठे हुए थे। वो पूरा पाकिस्तान बना चुके हैं और ये कोशिश कर रहे थे। हंसिए आप, हंसिए। अब मैं सच्चाई जो है वो बोलूंगा। अशिक्षित मुसलमान ओवैसी की तरफ चला जाता है। पहले तो ये भाई वो पाकिस्तान बना लिया ना। जो इतना इंटेलेक्चुअल था वो जिन्ना और अल्लामा इकबाल हो गया। ये क्या बात? मैं दो करेक्शन बोला। अरे पाकिस्तान बना तो लिए ना इन इंटेलेक्चुअल्स ने मिलकर मुसलमानों को वर्गला के। जो पढ़ा, आप कह रहे हैं जो इतना पढ़ा लिखा मुसलमान था, वो तो उसकी सोच तो पाकिस्तान तक चली गई। नहीं, उसने धूर्तता से किया। मैं ये कह रहा हूं बहुत आसान था मुसलमानों को वर्ग लाना। इतने पढ़े लिखे लोगों ने इतनी धूर्तता से काम लिया कि पाकिस्तान बना दिया। उस मंच पे भी बहुत पढ़े लिखे किंतु धूर्त लोग बैठे थे जिन्होंने 15 लाख मुसलमानों को वर्ग ला के बुलवा लिया। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं 2 बात कहना चाहता हूं। एक तो जो संगठन कोई बता रहे हैं आप मुसलमानों का, इमारत शरिया, वो रुयत हिलाल कमेटी होगी उनकी सर। वो रुयत हिलाल कमेटी जो होती है वही चांद की घोषणा करती है। वो जनरल हम भी मानते हैं उनकी बात। और दूसरा जो 15 लाख आप कह रहे हैं, एक आदमी के खड़े होने के लिए कितनी जगह चाहिए सर? मैंने पहले कहा दावा है। आप 2 स्क्वायर फीट भी चाहिए कम से कम। हम और आप खड़े हो तो, और कोई अगर थोड़ी काया विशाल हो तो उनको 3 स्क्वायर फीट चाहिए। तो मोटे तौर पर अगर 2.5 भी मान लें तो 15 लाख गुना 2.5 स्क्वायर फीट, ये चेक करा लीजिएगा कि पटना गांधी मैदान का क्षेत्रफल उतना है कि नहीं है। तो दावे तो सब करते हैं। लालू जी जब लाठी रैली
तेल पिलाओ लाठी में रैली किए थे तब भी बहुत दावे हुए थे। अब तक की सबसे बड़ी रैली लोग कहते हैं पटना को जानने वाले कि जयप्रकाश नारायण जी की जो कथित संपूर्ण क्रांति रैली थी वहां हुई थी। लेकिन बिहार के चुनाव में इस बार निश्चित रूप से मुसलमानों को लुभाने के लिए और मुसलमानों के वोट की लड़ाई में तेजस्वी नंबर 1 पे होंगे, कांग्रेस नंबर 2 पे होगी, पीके नंबर 3 पे होंगे। और हमें वामपंथी गठबंधन को नहीं भूलना चाहिए, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, जो कि सेंट्रल बिहार में खासे न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि उनके पिछली बार विधायक भी चुन के आए थे माले के। ठीक है। तो इन सब के बीच थोड़ा वोट बटेगा, इसलिए आपको तेजस्वी का 70-76% दिखता है। बाकी उधर ऐड करूं सौरभ की ख्वाहिश के हिसाब से चिराग पासवान भी थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर जाना। बिल्कुल। और आपको दूसरी चीज बताऊं कि वो उसको बताया गया कि शिष्टाचारवश मुलाकात थी सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन, जब उनका निधन हो गया था तो उसके बाद घर गए, उनकी वाइफ से मिले। जो मेरी जानकारी है सूत्रों के हिसाब से, उसके बाद एलजेपी में उनको ज्वाइनिंग कराने की पूरी तैयारी थी। वो दिल्ली आके चिराग पासवान से मिल भी ली थी, बीजेपी के ऐतराज के चलते ऐसा नहीं हो सका। बिल्कुल। तब ये ख्वाहिश अब खत्म हो गई उनकी है अभी? अंदर तो रहती है। अच्छा ठीक है, चले। तो ये आज मुस्लिम वोट का गाइड था बिहार चुनाव को लेकर के। बहुत शुक्रिया फैज खान साहब आपका, आनंद जी बहुत धन्यवाद, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका भी।